अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग किस तरह होते हैं, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है। दो फेस होते हैं, आपको पता है। फर्स्ट वन इज द इंस्पायरेशन, या इसको कहते हैं इनहेलेशन, इनटेक ऑफ एयर। हवा अंदर इनटेक करने को क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है। लंग जो है वो खुद ब खुद कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होता है, जिस तरह दिल होता है ना, हार्ट, वो खुद ब खुद कंट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं, वो ब्लड अंदर भी जाता है बाहर भी आता है, लेकिन लंग्स के साथ ऐसा नहीं होगा। अब इसकी मैकेनिज्म को समझने से पहले दोबारा आपको ये इसकी स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। इसमें क्या होते हैं, दो पॉइंट आपने याद रखना है। इंस्पायरेशन के दौरान दो इवेंट्स होते हैं। रिप मसल्स, जिसको हमने इंटरकोस्टल मसल कहा था, वो कंट्रैक्ट होगा, ठीक है। पहला पॉइंट आपने क्या याद रखना है, रिप्स मसल कंट्रैक्ट। जब ये रिप मसल कंट्रैक्ट होगा तो फिर रिप्स जो है वो रेस ऊपर उठेगा, ठीक है। अब दोबारा यहां पे मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। अब इसके स्ट्रक्चर का हमने आपको कुछ इस तरह बताया था कि ये थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद हैं और इसमें क्या होते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल का मतलब क्या है, रिब्स के बीच में जो मसल होते हैं इसको हमने इंटरकोस्टल मसल या रिब्स मसल कहा था। तो पहला इवेंट्स क्या होगा, इंस्पायरेशन, हवा अंदर आने के दौरान पहला इवेंट्स जो है वो होगा, ये मसल जो है कंट्रैक्ट होगा। जब ये रिब्स मसल कंट्रैक्ट होगा तो ये रेस करेगा, ऊपर उठेगा। रिब्स हैं वो थोड़ा सा फॉरवर्ड की तरफ ऊपर उठेगा, ठीक है। और दूसरा इवेंट्स क्या होते हैं, जो डायफ्राम मसल हैं वो भी कंट्रैक्ट होगा। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है, डायफ्राम मसल कंट्रैक्ट। अब इसके नतीजे में क्या होगा, डायफ्राम, इधर एक पर्दे के शीट होते हैं, इसका शेप जो है वो थोड़ा सा इस तरह होता है, डोम शेप का ऊपर इस तरह मौजूद है, ठीक है। अब इसका ये जहां पे मसल है, ये मसल कंट्रैक्ट होगा। अब इधर से आप खींचें, इधर से खींचें तो क्या होगा, ये शीट है तो ये नीचे आएगा, ठीक है। तो इट बिकम लेस डोम शेप। जब डायफ्राम मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो फिर डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। आप यहाँ पे ये लिखें, बिकम लेस डोम शेप। इसका मतलब ये है कि पहले ये सीधा था, जब आपने इसको इधर से खींचा उधर से खींचा तो ये रिब्स मसल को आपने कंट्रैक्ट किया तो ये जो है थोड़ा सा नीचे आएगा, अब लेस डोम शेप हो गया। डायफ्राम जो है वो सीधा हो गया, पहले वो थोड़ा सा कर्विंग डोम शेप का है। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल जो है
थोरेसिक क्यूटी के अंदर का एरिया बढ़ेगा। रिफ्स ऊपर उठा, डायफ्राम नीचे आया, तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा, तो फिर हवा ऊपर से फौरन रश करके अंदर आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। इन दोनों के नतीजे में क्या होते हैं, इंक्रीज एरिया ऑफ द थोरेसिक क्यूटी और लंग के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, जब ये दोनों इवेंट्स होते हैं तो फिर अल्टीमेटली इन दोनों का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इंक्रीज एरिया ऑफ थोरेसिक क्यूटी। जब थोरेसिक क्यूटी का एरिया बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, लंग के ऊपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा। प्रेशर रिड्यूस ऑन लंग, तो फिर ये हवा को नीचे फौरन आएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर प्रेशर कम हो गया है, बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर हवा बाहर से अंदर आएगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरा जो है इंस्पायरेशन है। ठीक हो गया, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन या इसको कहते हैं एक्सहेलेशन। इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम लंग। अब अंदर से हवा क्या किस तरह ऊपर जाएगा, तो ये भी अब इसके बारे में आपने ये याद रखना है कि जो कुछ हमने इंस्पायरेशन में कहा था सारा इसके अपोजिट है। क्या हुआ था, इंस्पायरेशन में इंटरकोस्टल या रिब्स मसल कंट्रैक्ट हुआ था। जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो फिर ये ऊपर उठेगा। ठीक है, अब इसमें ये क्या होगा, पहला इवेंट जो है वो रिब्स मसल रिलैक्स होगा। जब रिब्स मसल रिलैक्स होगा तो फिर ये रिस्ट जो है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, पहले ऊपर उठा था वो अब जो है डाउनवर्ड जाएगा। ठीक, और दूसरा इवेंट हमने क्या कहा था कि जो डायफ्राम मसल हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, तो ये भी क्या होगा, रिलैक्स होगा। डायफ्राम मसल भी रिलैक्स होगा। तो अब इसको खींच के यहाँ पे रखा हुआ, ये इधर से खींचे इधर से खींचे तो ये सीधा हुआ था, जब इसको छोड़ेगा ये दोबारा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये इट अगेन बिकम डोम शेप, दोबारा ये डोम शेप का हो जाएगा और ये रिब्स जो है वो ऊपर उठा था वो नीचे बैठ जाएगा, तो फिर लंग के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। जब इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर का हवा बाहर रश करके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है जी एक्सपायरेशन।